नमाज नहीं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। बकरीद के नाम पर नियम अगर तोड़े गए तो फिर कार्रवाई तय है और इसके लिए यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। हर जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और साफ कहा, बकरीद धार्मिक पर्व है लेकिन उसमें कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में खुले में नमाज की इजाजत न दी जाए, यानी बकरीद पर यूपी में खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। खुलेआम कुर्बानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तय स्थलों पर ही कुर्बानी देने के आदेश। हिंसा की घटना होने पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी हाल में अशांति न फैले, इसका भी ध्यान रखना होगा। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, कानून से बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता और इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में शहर शहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर जिले में सुरक्षा प्लान तैयार है। भीड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। पूरे यूपी में पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स पर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने 2 टूक कहा है, कुर्बानी के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले से तय कुर्बानी स्थलों की ही अनुमति हो और किसी नई जगह की मनमानी न हो, यानी यूपी में किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मशहूर मीट कारोबारी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की फैक्ट्री अल-साकिब पर पुलिस ने आज छापा मारा और इसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। खरखौदा क्षेत्र में मौजूद अल-साकिब एक्सपोर्ट्स पर जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो खुलासा हुआ कि यहां नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जिलाधिकारी, एसएसपी, पशुपालन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। रिकॉर्ड में हेरफेर, जियो टैगिंग की कमी और बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने की जानकारी सामने आई। अधिकारियों को मीट फैक्ट्री में चल रहे पशु कटान के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। जहां कटान होती है वहां के सीसीटीवी कैमरे भी खराब मिले और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। कई पशुओं पर टैगिंग भी नहीं थी और मीट फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो मीट फैक्ट्री को सील करने सहित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। दरअसल बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक मीट व्यापार में एक बड़ा नाम माने जाते हैं और उनका मीट एक्सपोर्ट का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला है। ऐसे में इस छापेमारी और अनियमितताओं का खुलासा उनकी छवि और व्यापार दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। एक और बकरीद इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात चल रही है और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में बकरा छोड़िए बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी की मांग हो गई है। विदिशा में एक भैंसे की कुर्बानी पर लोग अड़ गए हैं। दरअसल विदिशा के हैदरगढ़ में एक शख्स ने बकरीद पर भैंस की कुर्बानी की इजाजत मांगी। पंचायत ने इजाजत नहीं दी तो शख्स सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने एसडीएम से अनुमति लेने की बात कही। बकरे को बाय बाय। अब भाईजान भैंसे की कुर्बानी देने पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि 3 दिन तक बकरा ईद पर भैंसा की कुर्बानी देंगे। एक और मुस्लिम भैंसे काटने की मांग पर अड़े हैं तो दूसरी ओर हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में भैंसे की कुर्बानी नहीं होने देंगे। घर के अंदर करें आप, बड़ा की आड़ में कुछ नहीं होगा। बड़े की आड़ में कुछ भी काट सकते हैं। बड़े की आड़ में कुछ भी काट सकते हैं, इसलिए बड़े की अनुमति नहीं है। कैसी कुर्बानी? बड़े की होती है और बकरों की भी होती है, सबकी होती है। पंचायत ने तो मना कर दिया। पंचायत मना कर रही है। ये नए सरपंच बने हैं, ये नए सरपंच ये काज सोच रहे हैं कि नहीं होगा। लाइसेंस उनके पास है, अब वो बनाएंगे और काटेंगे। हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम भैंस की आड़ में गोवंशों की भी हत्या कर सकते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर भैंसा नहीं काटने देंगे। कोर्ट ने एसडीएम से अनुमति मांगने को कहा, लेकिन इस पर एसडीएम ने साफ कर दिया है कि पंचायत का फैसला ही सर्वमान्य होगा। ग्राम पंचायत को अधिकार है कुछ जो पशु हैं उनके वध की अनुमति दे सकते हैं और ये निर्णय ग्राम पंचायत को ही लेना था और ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय ले लिया गया है। बकरीद से पहले बकरे का कारोबार तमिलनाडु में ब्रेक हो गया है। यहाँ कुर्बानी के लिए महज 2 घंटे में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकरे बिक चुके हैं, जो अपने आप में एक हैरानी वाली संख्या है। ये वो तमाम बकरे हैं जिसकी कुर्बानी दी जाएगी। एक एक बकरे की कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे।
10,000 से शुरू होकर 50,000, 70,000 तक के बकरे एक झटके में बिक गए और ट्रंक और टेम्पो में भर भर कर लोग बकरे ले गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंडी में एक साथ इतने बकरों की बोली लगी, वो भी 2 घंटे के भीतर। खरीदार इतने पहुंच गए कि बकरों की संख्या कम पड़ने लगी और देखते ही देखते सारे बकरे महज कुछ घंटों में बिक गए। यहाँ 10,000 से 25,000 रुपए की कीमत वाले बकरे सबसे ज्यादा डिमांड में थे, लेकिन सवाल ये कि इतने समय में इतनी बड़ी रकम की बिक्री आखिर कैसे संभव हुई, ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। वैसे भी बकरी ईद के मौके पर बकरों का कारोबार काफी बढ़ जाता है। कुर्बानी के लिए मुसलमान हजारों लाखों में बकरों की खरीदारी करते हैं, लेकिन ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है जब महज 2 घंटे में 5 करोड़ से ज्यादा बकरे बिक गए। बकरीद के त्योहार में बस चंद ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में शहर से लेकर गांव तक बकरों का बाजार लग रहा है, लेकिन बकरों की मांग बढ़ने पर इनकी कीमतों में भी उछाल आ गया है। बकरों की कीमत 12,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। क्योंकि हर नस्ल के बकरों की कीमत अलग अलग होती है। गाजियाबाद में तोतापरी नस्ल का बकरा 80,000 रुपए तक में बिक रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार बकरों की कीमत भैंस से भी ज्यादा है। और कौशाम्बी में तो मोहम्मद लिखा बकरा कौतूहल का विषय बना हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में भी ईद उल अजहा से पहले बाजारों में बकरों की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। बाजारों में भीड़ है और लोग मुंह मांगी कीमत देकर बकरे खरीद रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है और इस महंगाई के चलते हुए जानवर खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो चीज पहले 14, 15, 16,000 में मिल जाया करती थी, वो इस वक्त जो है बाजार के हिसाब से 22, 24, 25,000 में भी अवेलेबल नहीं है। राजधानी दिल्ली में तो बकरों की कीमत आसमान छू रही है। तुगलकाबाद, मेहरौली, बदरपुर रोड पर लगे बकरा मंडी में 10,000 से लेकर 2 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं। ईद उल अजहा से पहले जामा मस्जिद के पास भी बकरों का बाजार लगा है और यहाँ भी बकरों की कीमत 12,000 से लेकर 1 लाख तक है। लेकिन उत्तराखंड के जसपुर में तो अलग ही सीन है। यहाँ ईद से पहले बकरे बीमार हो गए तो उनका इलाज शुरू किया गया। दरअसल कुछ लोग बकरों की खरीदारी के बाद उनको बड़े ही लाड़ प्यार से घर पर जमकर रोटियां, चावल, गेहूं और चारा खिला रहे हैं, जिससे बकरे बीमार पड़ रहे हैं। यानी हलाल करने से पहले बकरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस बार ईद पर कुर्बानी महंगी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक करारा जवाब है, लेकिन देश के भीतर अब इस पर भी राजनीति गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने सेना के पराक्रम और सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विवादित टिप्पणी कर दी और जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। क्योंकि आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से सेना के शौर्य पराक्रम पर सवाल उठाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन को भी मजाकिया लहजे में परोसने लगे। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। थोड़ी करें आऊंगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देंगे अभी हाल है मोदी जी ने सिंदूर लगा। एक 1 नेशन 1 हस्बैंड ये स्कीम है। ये बयान किसी स्टैंड अप कॉमेडी के मंच पर नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे देश की राजनीति पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने दिया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और सेना के अपमान से जोड़ दिया। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। आम आदमी पार्टी इसी में उसका नाश हो गया। दिल्ली वाले ने जो झाड़ू मार के आम आदमी को भगाया है, तो दुनिया जानता है कि आम आदमी पार्टी बेलगाम पार्टी है, संस्कार विहीन पार्टी है। बीजेपी हमलावर है और बता रही है इस ऑपरेशन के पीछे भारत की स्पष्ट नीति रही। आतंक का जवाब सीधे घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर दिया। इसमें राजनीतिक बयानबाजी नहीं, एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और भगवंत मान शायद ये भूल बैठे कि देश की सुरक्षा, सेना के पराक्रम से ज्यादा उनको ऑपरेशन सिंदूर में भी कॉमेडी नजर आ रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब स्कूल घोटाले की फाइल खुल रही है और इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आरोपी बनाया गया है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने दोनों नेताओं को हाजिरी लगानी होगी। घोटाले के आरोप में घिरे ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन अब उसी एजुकेशन सिस्टम में इन पर धांधली का आरोप लगा है। और मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन को भी आरोपी बनाया गया। स्कूलों में क्लासरूम निर्माण से जुड़ा ये मामला है। करीब 2,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। एसीबी ने दोनों नेताओं को समन भेजा और 6 जून से लेकर 9 जून को पेश होने के लिए कहा।
इधर स्कूल घोटाले की फाइल खुलने पर बीजेपी भी हमलावर है। विद फर्नीचर जो 1500 रुपए पर फुट का काम भी नहीं था, उसको 8,588 रुपया पर फुट में काम दिया। 2000 करोड़ रुपया दिया। 2000 करोड़ किनको दिया? अपने 34 चहेता ढूंढे, खुद ही आर्किटेक्ट से रेट तय करा लिया, खुद ही स्क्वायर फुट तय करा लिए और खुद अपने चहेतों को काम दे दिया और करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया। संज्ञान जो लेके उन्होंने जो FIR करी है उसका संज्ञान लेते हुए जो मनीष सिसोदिया जी को 9 जून को बुलाया है और सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया है। क्लासरूम का जो घोटाला हुआ था उसके लिए। यानी दिल्ली में सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी हैं। इस बार स्कूल में घोटाले के आरोप में पेशी होने वाली है और आरोप मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर लगा है। जम्मू कश्मीर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस ब्रिज की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार और आईफिल टावर से भी ये ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जबकि ये ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा है। चिनाब ब्रिज 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख काम जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तबाह किया था। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। मसूद की तबाही का एक और सबूत अब सामने आ गया है। यह आतंकी मसूद का कुनबा है जो कि अब कब्र में दफन है। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करते थक जाएंगे, लेकिन आतंकियों की कब्र खत्म नहीं होगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंकी मसूद के ठिकाने को तबाह किया। उसमें आतंकी का पूरा कुनबा मारा गया और ये उसी आतंकी परिवार की कब्र है। तस्वीरों में 20 से ज्यादा कब्रें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये सभी आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। अपनों की मौत पर मसूद फूट फूट कर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का पूरा परिवार खत्म हो गया और अब मसूद की बारी है। भारतीय सेना अब इसी जगह पर मसूद की भी कब्र खोदेगी, क्योंकि सीज फायर हुआ, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बार बार एटमी धमकी देने लगा और इस पर सीडीएस अनिल चौहान ने चेतावनी भरे लहजे में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कैसे कुछ घंटों के ऑपरेशन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि एटमी धमकियों पर उतर आया, लेकिन हिंदुस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कड़े और चेतावनी भरे शब्दों में पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को एटमी धमकी बर्दाश्त नहीं। हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन सिस्टम है। नुकसान से ज्यादा हमारे लिए परिणाम महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे, एक ऑपरेशन और घुटनों पर पाकिस्तान। Conflict which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. मैसेज क्लियर है, एटमी धमकी देने वाला पाकिस्तान महज 8 घंटों में घुटनों पर आ गया। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर की तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूट्यूबर जासूस ज्योति मल्होत्रा के बाद अब जसबीर सिंह नाम के एक अन्य यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया है। जसबीर सिंह को इस्लामाबाद के अधिकारियों के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भी शामिल था, जो जासूसी और भारतीयों की भर्ती कराता था। जसबीर सिंह को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कई बार देखा गया। वो पाकिस्तानी अधिकारियों और पुलिस के साथ बेहद गर्मजोशी के साथ मिलता था। यही नहीं, जासूस ज्योति मल्होत्रा के साथ भी जसबीर सिंह कई बार देखा जा चुका है, जिसके बाद जांच एजेंसियां अभी सतर्क हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला जसबीर सिंह पंजाब के रूपनगर का रहने वाला है। उसने यूट्यूब चैनल जान महल वीडियो पर 1.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पर जसबीर दुनिया भर में अपनी यात्राओं का वीडियो अपलोड करता है।
पंजाब पुलिस के मुताबिक जसबीर ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। वो 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान गया। पंजाब के डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि रूपनगर का रहने वाला जसबीर सिंह जासूसी नेटवर्क से जुड़ा है। वो जान महल वीडियो नाम से यूट्यूब चैनल संचालित करता है। जसबीर पीआईओ जट रंधावा के साथ जुड़ा था, जो कि आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। उसके हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाक उच्चायोग अधिकारी दानिश के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे। आरोपी जसबीर सिंह को मोहाली जिला न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन जो खुलासे अब तक हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जसबीर सिंह हर महीने यूट्यूब चैनल से 7 से 8 लाख रुपए कमाता था। 2020 में लाहौर में दानिश से पहली बार जसबीर की मुलाकात हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश के कहने पर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी मुहैया करवाई। दानिश के कहने पर ही बातचीत के बाद जसबीर ने चैट्स डिलीट किए। पंजाब के 10-20 यूट्यूबर्स भी पाकिस्तान डे के कार्यक्रम में पाकिस्तान हाई कमीशन शामिल हुए। फिलहाल सभी यूट्यूबर्स को पंजाब पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिनसे मोहाली एसएसओसी पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि देश में अभी और कितने गद्दार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश जारी है। घाटी में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सेना और पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी ठिकानों की तलाश कर रही है। पुलिस ने करीब 300 से ज्यादा इलाकों में रेड मारी है। ये कार्रवाई उन आतंकियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। तलाशी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। ये आतंकी लगातार कुछ पाकिस्तान में बैठे और पीओके में बैठकर पुंछ और राजौरी में हमले यहाँ पर प्लान कर रहे थे। इतना ही नहीं, सीमा पार से ये आतंकियों को भेजने के साथ ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क तैयार करते थे। जानकारी के मुताबिक आतंक विरोधी इस अभियान में आने वाले दिनों में और तेजी आएगी ताकि आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत में कोरोना का कोहराम जारी है। अभी तक 27 राज्यों में नया वेरिएंट फैल चुका है और पिछले 24 घंटे में 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यानी कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसीलिए लोग डरे सहमे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना फिर बेकाबू हो जाए और देश में हालात बिगड़ जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे तो लगता है कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और केरल से लेकर यूपी तक कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। नोएडा में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 138 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 30 नए केस सामने आए हैं। इसीलिए सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 64 नए मामले भी सामने आए। महाराष्ट्र में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ एक ही दिन में कोरोना के 86 नए मामले सामने आ गए। टेंशन इसलिए भी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। हरियाणा में भी हालात खराब हो रहे हैं और कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में अभी तक 86 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 51 एक्टिव मरीज हैं। यहाँ एक ही दिन में 16 नए केस मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में अब भी सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली भी कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना कभी भी विकराल रूप धारण कर सकता है। सवाल है कि आखिर कोरोना इतना खतरनाक कैसे हो गया। दरअसल हालात दिन ब दिन इसलिए बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि मंगलवार को ही 300 नए केसेस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए। इस तरह भारत में अभी तक कोरोना के 4302 एक्टिव मामले हैं और संक्रमण 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फैल चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केसेस केरल में हैं। महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 510 के साथ दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिन में हुई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 जो है वो उससे ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार महामारी फैली तो हालात बुरे हो सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 जून से शुरू हुआ महाअनुष्ठान जारी है और अब से ठीक 16 घंटे बाद राम दरबार समेत 7 अन्य में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवधपुरी पूरी तरह से सजा धजा हुआ है। राम मंदिर वेद मंत्रों से गूंज रहे हैं और सभी भक्त अपने राजा राम का इंतजार कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों को अब रामलला के साथ साथ राजा राम के भी दर्शन होंगे।
अपने आराध्य को राजा के रूप में देखने के लिए भक्त लालायित हैं। देश भर के अलग अलग कोनों से आए 101 आचार्य राम मंदिर परिसर में 3 जून से अनुष्ठान कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन जारी है। मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर बंद दरवाजों में ये पूजा पाठ चल रहा है। किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल अनुमति जो है वो नहीं है, लेकिन जो आम जनता, आम जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर दर्शन करने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं, उनके आने जाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। 5 जून को सुबह से ही विधि विधान के साथ वेदी पूजन होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विद्वानों ने शुभ मुहूर्त निकाला है। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को 15 मिनट तक अभिजीत शुभ मुहूर्त है। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें, इससे पहले 22 जनवरी 2024 को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी मुहूर्त में की हुई थी और रामलला को राजा के तौर पर मंदिर के प्रथम तल पर विराजित किया जाएगा। राम दरबार के लिए 7 और मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खास बात ये है कि 5 जून को ही सीएम योगी का जन्मदिन भी है और अपना जन्मदिन सीएम योगी रामलला के दर पर मनाएंगे। वहीं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्त बेसब्र नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के पिता भारत के दौरे पर हैं। एलोन मस्क अपनी बेटी के साथ अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। माथे में चंदन, गले में राम नाम का पट्टा। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अरबपतियों में शुमार एलन मस्क के पिता एरल मस्क हैं। भारत दौरे पर आए एरल मस्क रामनगरी अयोध्या पहुंचे। अपनी बेटी के साथ उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान एरल मस्क ने भारतीयों की तारीफ करते हुए सभी से भारत आने की अपील की। India is a wonderful place. It's a really wonderful place, and as many people as possible should come to India. And we have a lot of Indians in my country, where I come from, so I know the Indian culture, and coming here has just reinforced it. Very good culture, very kind people, full of love, decency, probably the nicest people you could ever meet. रामनगरी अयोध्या पहुंचने का एहसास एरल मस्क के लिए बेहद खास है। एरल मस्क सनातन धर्म को कितना मानते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, इसलिए इस एहसास को वो शब्दों में बयान नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय के शिलोंग हनीमून पर गए कपल के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पति की डेड बॉडी बरामद हो चुकी है, लेकिन पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं है और ऐसे में सवाल है कि आखिर पत्नी गई तो गई कहां? क्योंकि शिलोंग में राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद यहां पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच को और तेज कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक महिला के सफेद शर्ट, पेट्रा 40 की एक पट्टी, वीवो मोबाइल फोन की LCD स्क्रीन का एक हिस्सा और मृतक की कलाई से स्मार्ट घड़ी जब्त की है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या धारदार हथियार से की गई। गौरतलब है कि पति पत्नी के गायब होने के 11 दिन बाद युवक का शव घाटी में बरामद किया गया। उसका शव डिंकपोज हो चुका था। हाथ पर लिखे नाम के आधार पर परिजनों ने उसकी शिनाख्त की, लेकिन मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की खोज भी जारी है। इस बीच परिवार ने घर के बाहर पोस्टर लगाकर CBI जांच की मांग की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बस पापा। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग हनीमून मनाने गए थे, लेकिन शिलोंग पहुंचने के 3 दिन बाद दोनों गायब हो गए और 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिला। मामले की जांच शिलोंग SP खुद कर रहे हैं। SIT का भी गठन किया गया। ड्रोन से भी तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक सोनम का कोई पता नहीं है। फिलहाल पुलिस लगातार सोनम को तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छिजारसी टोल बूथ पर फास्टैग से टोल नहीं कटने पर इंस्टेंट सौदा किया गया और टोल कर्मियों ने कार सवार से सोने की अंगूठी छीन ली। ये घटना का CCTV फुटेज है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि टोल गेट पर एक कार खड़ी है। कुछ लोग कार वाले से बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर तक कार सवार और टोल कर्मियों में बहस होती रही और फिर कार ड्राइवर बाहर निकलकर किसी को फोन करता है। इसके बाद वो कार में दोबारा बैठ जाता है। इस बीच टोलकर्मी कार की विंडो पर हाथ टेक कर खड़ा हो जाता है और ड्राइवर से बहस करने लगता है। थोड़ी देर में टोलकर्मी कार ड्राइवर से कोई चीज लेता है, जो इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। आरोप है कि टोलकर्मियों ने कार ड्राइवर से सोने की अंगूठी ले ली, क्योंकि फास्टैग से टोल डिटेक्ट नहीं हुआ था। टोलकर्मी अंगूठी को उलट पलट कर देखता है
और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद टोल गेट खुलता है और कार निकल जाती है। 86 टोल पर स्थित टोल कर्मियों द्वारा किसी कारणवश टोल डिटेक्ट न होने के कारण गालिगलौज की गई और उसके हाथ से जबरदस्ती टोल बूथ के सुपरवाइजर एवं टोल बूथ के कर्मचारियों ने जबरदस्ती उसके अंदर छीन ली। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस के दखल से टोल कर्मियों ने अंगूठी वापस लौटा दी। लेकिन ये घटना भारत में टोल बूथों पर होने वाली गुंडागर्दी का एक और सबूत पेश करती है, जिस पर सख्त एक्शन की जरूरत है। काफी दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे देश के कई राज्यों को अब राहत मिलने लगी है। लू और प्रचंड गर्मी झेल रहे झारखंड में भी मौसम ने करवट ली है, लेकिन अब उनकी मुसीबतें भी यहाँ बढ़ गई हैं। रांची में आंधी और बारिश का ऐसा डबल अटैक देखने को मिला कि पूरे शहर की सूरत ही बदल गई। आज मौसम के मिजाज ने ऐसी करवट ली कि पूरा शहर अंधेरे के आगोश में आ गया। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां तेज हवाओं के सामने पेड़ ने सरेंडर कर दिया। बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पेड़ जहां गिरा उस रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थीं। पेड़ इन्हीं रास्तों से जा रही कार के ऊपर गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेड़ इतना बड़ा था कि एक कार को ही अपने आगोश में ले लिया। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आंधी तूफान और तेज बारिश से बिजली पर भी असर पड़ा है। पेड़ गिरने से कई जगहों पर बिजली की तारें टूट गई हैं, जिससे कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। चीन में आई मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश के बाद कई इलाके में लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रही है। सैलाब में कई घर ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। सैलाबी तांडव की ये खौफनाक तस्वीर देखिए, कैसे पूरा घर खिलौने की तरह सैलाब में बह गया। देखिए कैसे पलक झपकते ही लोगों के आशियाने टूटकर सैलाब में बह गए। आसमानी आफत की ये तस्वीर बस एक ट्रेलर है। चीन के युन्नान और गुआंगशी से जो तबाही की तस्वीरें आई हैं, डरा देने वाली हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से हर तरफ सैलाब है। सड़क घर सब कुछ बाढ़ में डूब चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया है। बाढ़ बारिश के बाद लोगों के आशियाने बह गए। प्रशासन लगातार निचले इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। चीन ही नहीं, भारत के दुश्मन तुर्की पर भी कुदरत का कहर जारी है। तुर्की से लेकर यूरोप के कई देश बाढ़ से जूझ रहे हैं। सड़कें, घर, गाड़ियां सब जल समाधि ले चुकी हैं। सबसे पहले स्लोवाकिया की ये तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह डूबी नजर आ रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों का जी न्यूज़।